नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का, हमारे विद्यार्थियों का, हमारे आज के इस संस्करण में, हमारे इस कार्यक्रम में। आपका विश्वास हमारा प्रयास। हमारे सभी विद्यार्थी और हमारे वो स्टेक होल्डर्स जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ते रहे हैं, उन्हें मालूम है कि हम पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से आपके लिए ये कार्यक्रम लेके इस माध्यम से प्रस्तुत होते रहे हैं। और हमारा मकसद हमेशा यही रहा है कि हमारे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के सभी गतिविधियों की समय पर जानकारी मिले, ताकि उनकी तरफ से कोई भी एक्शन जो लेना रहता हो वो मिस ना हो। साथ ही साथ हम हर एपिसोड में कुछ स्पेशल जो भी हमारे एनुअल कैलेंडर से रिलेटेड इवेंट्स हैं, उनके माध्यम से हम जानकारी देते हैं। आपको मालूम है कि अभी जून का महीना शुरू हुआ है और जून के महीने में हमारे सत्रांत परीक्षाएं होती हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशंस। तो जून 2025 की जो सत्रांत परीक्षाएं हैं, उन पे आज हमारा मैक्सिमम फोकस रहेगा आज के एपिसोड में। साथ ही साथ हम और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, क्योंकि जून का महीना एक तरीके से एक सत्र के अंत का भी हमें वो देता है, जानकारी देता है। तो हमें अगले सत्र की शुरुआत की भी तैयारी करनी होती है। अगले सत्र की शुरुआत के लिए एडमिशन्स, री रजिस्ट्रेशन, इन सब की तैयारी करते हैं। तो विश्वविद्यालय की तैयारी शुरू हो चुकी है, आपकी तैयारी भी आशा है शुरू हो चुकी होगी। मैं अब आज के एपिसोड में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमारे दर्शकों का तारुफ करवा दूं। आज हमारा क्योंकि एग्जामिनेशन स्पेशल एपिसोड है, तो हमारे साथ रीजनल सर्विसेज डिवीज़न से डॉक्टर मनोरमा सिंह, डायरेक्टर रीजनल सर्विसेज डिवीज़न, वो आई हैं। और आपको मालूम है कि रीजनल सर्विसेज जो है वो हमारे सारे रीजनल सेंटर्स का एक केंद्र है। यहाँ से हमारे सारे रीजनल सेंटर्स को निर्देश जाते हैं, और जो भी रीजनल सेंटर्स के काम होते हैं वो मॉनिटर होते हैं रीजनल सर्विसेज डिवीज़न से। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स जिनको रीजनल सेंटर्स संचालित करते हैं, और रीजनल सेंटर्स जो रीजनल सर्विसेज डिवीज़न को रिपोर्ट करते हैं। तो मैडम से हम इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि एग्जामिनेशंस के दौरान रीजनल सेंटर्स क्या क्या तैयारी करते हैं, और विद्यार्थी जो मदद चाहें इस बाबत तो वो कैसे हासिल कर सकें, हेडक्वार्टर्स में भी और रीजनल सेंटर्स में भी। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर भारत भूषण, डायरेक्टर स्टूडेंट सर्विस डिवीज़न हैं। नमस्कार। आपको मालूम है कि हम स्टूडेंट सर्विसेज की तरफ से हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी जो भी सर्विसेज ड्यू हैं वो उन्हें समय पे मिले, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों या एकेडमिक सर्विसेज हों। हम कोशिश करते रहते हैं लगातार। और डॉक्टर भारत भूषण के जो गाइडेंस है उसके आधार पे न केवल विद्यार्थियों की सर्विसेज का, बल्कि उनकी क्वेरीज का, उनके ग्रीवेंसेस का खास ख्याल रखा जाता है। और इसीलिए हम एकेडमिक कैलेंडर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं इस एपिसोड में। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले बहुत धन्यवाद करूँगी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। और अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। मैडम, मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। स्वागत है राहुल जी आपका इस कार्यक्रम में। बताइए आपका क्या प्रश्न है। मैडम, मेरा 2020 जुलाई का रजिस्ट्रेशन है जी। उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम को एग्जामिशन मिली थी जी, और उसमें कहा गया था कि सेकंड ईयर के एग्जाम के आधार पर मार्क्स अपडेट हो जाएंगे जी। परंतु अभी तक मार्क्स मेरे मैडम अपडेट नहीं हुए। मैं उसकी जानकारी चाह रहा था, मैं कैसे कांटेक्ट करूं और कहां से की कंप्लेंट करा सकूं। आपने अपना प्रोग्राम तो बताया नहीं है, कौन सा प्रोग्राम है? जी, मैं BAG प्रोग्राम है, BA जनरल। BA प्रोग्राम है जी। तो BA प्रोग्राम है। आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसका किसका एग्जाम दिया है?
मैंने सेकेंड ईयर का एग्जाम दे दिया है और मैडम थर्ड ईयर के एग्जाम मेरे अभी इस बार हैं। लेकिन कोविड खत्म हुए तो बहुत समय हो गया है, फिर भी आप अपनी रिक्वेस्ट रजिस्ट्रार SED इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली को लिख सकते हैं और फिर उस पर जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तो राहुल जी को आशा है सही निर्देश मिल गया। बहुत मैं कह रही थी ये कॉल आने से पहले, बहुत स्वागत आप दोनों का आज के एपिसोड में। और ये बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है क्योंकि एग्जामिनेशंस हमारे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है उनकी जो शिक्षा की जर्नी है उसमें। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर भारत भूषण जी से निवेदन करूंगी कि क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ये सत्र का अंत है तो परीक्षाएं भी हैं और फ्रेश एडमिशन्स भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को हम पहले जानकारी देते चले सर। धन्यवाद डॉक्टर भावना, और प्रोफेसर मनोरमा सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने अपने बहुत ही व्यस्तम शेड्यूल में से वक्त निकाला और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो हमारी इग्नू की तरफ से SSC के क्षेत्र से हम करते हैं जी। सभी विद्यार्थियों के लिए। वैसे तो हम सभी विद्यार्थियों के लिए अपने अपने डिवीज़न से, स्कूल से काम करते हैं, लेकिन यह जो प्रोग्राम है यह हम विद्यार्थियों को जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं और उनके लिए जो बहुत ज़रूरी होती हैं उनकी जानकारियां हम अपने विद्यार्थियों को या स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे साझा करते हैं। जैसे डॉक्टर भावना ने बताया कि अभी जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसकी तैयारियां विद्यार्थी कर रहे होंगे और विश्वविद्यालय भी बहुत ज़ोर शोर से लगा हुआ है यह एग्जामिनेशन संपन्न कराने के लिए। और इसके साथ साथ जो दूसरी गतिविधियां हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी हैं, मैं उनसे उनको रूबरू कराना चाहूँगा। अभी मैं जो एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे विद्यार्थियों के लिए हो सकती है वह है कि जो जून 2025 साइकिल का एडमिशन है वो अब ऑन हो गया है और विद्यार्थी जो इच्छुक हैं विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए और अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो ODL मोड से हो या ऑनलाइन मोड से, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और यह सब जानकारी जो एडमिशन से रिलेटेड होती हैं वो हमारी वेबसाइट पर, मैं चाहूँगा कि आप वो वेबसाइट नोट कर लें, www.ignou.ac.in। अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो उसके ओपनिंग पेज पर ही जो हमारी कॉमन प्रोस्पेक्टस है, वो जो लेटर हाफ पेज है उसमें जो टेबुलर फॉर्म में लिखा है उसमें आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस मिल जाएगी। और उस कॉमन प्रोस्पेक्टस में कंप्लीट डिटेल्स यूनिवर्सिटी के जो 21 स्कूल ऑफ स्टडीज़ हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं, उन प्रोग्राम्स में कौन कौन से एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कितनी ड्यूरेशन है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और उन प्रोग्राम्स को में वो कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे, ये सब जानकारियाँ हैं। और जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो मैं अपने विद्यार्थियों को बताऊं कि विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार एडमिशन की प्रक्रिया से गुजरता है। पहला जो साइकिल है वो हम जो अब चल रहा है इसको कहते हैं एकेडमिक साइकिल, जो जुलाई से शुरू होता है, और एक होता है कैलेंडर साइकिल जो जनवरी में एडमिशन्स होते हैं हमारे। एडमिशन से रिलेटेड मैं और जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने विद्यार्थियों से साझा करना चाहूँगा, तो जो उनको याद रखनी चाहिए एडमिशन लेते वक्त। सबसे पहली जानकारी तो यह रहेगी कि जब वो ये डिसाइड कर लें कि हमने इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और उनको एक अलग नोट शीट पर नोट कर लें कि उनको क्या क्या चाहिए। जैसे फ़ोटोग्राफ है, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जो फ़ीस जमा करने का जो तरीका है वह आप उसके लिए जो भी यूज़ करना चाहें, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप अपने आप ही अपने सिस्टम से, अपने डेस्कटॉप से, अपने मोबाइल से एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बहुत बार हमारे विद्यार्थी साइबर कैफ़ेज़ पर जाते हैं और साइबर कैफ़ेज़ पर जाते हैं जब,
तो विद्यार्थी अपने एडमिशन्स की जो डिटेल्स हैं उनको ये इंश्योर करें कि वो उनके अपनी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो विद्यार्थी को एडमिशन्स के लिए ज़रूरी होता है तो उसके लिए एक आईडी उनको क्रिएट करनी होती है, ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी के साथ साथ उनको अपने सारे डिटेल्स में बताने होंगे, जैसे उनका मोबाइल नंबर है वो पर्सनल हो या उनके घर में से किसी का हो। और तीसरी बात, उनका जो पेमेंट मोड है वो भी उनका अपना, मैं ये कोट करके कह रहा हूँ, उनका अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी भी वजह हैं। जैसे जब विद्यार्थी एडमिशन ले लेते हैं तो उनको जो भी जानकारियाँ विश्वविद्यालय से संबंधित, उनके एडमिशन से संबंधित दी जाती हैं वो उनके उस ईमेल आईडी पर दी जाएंगी जो उन्होंने एडमिशन लेते वक्त क्रिएट किया था और यूनिवर्सिटी में सबमिट किया था। दूसरा ईमेल के साथ साथ उनको अपना मोबाइल नंबर देना होता है। उस मोबाइल नंबर पर भी उनको बहुत सारी जानकारियां विश्वविद्यालय उपलब्ध कराता है, जिसमें उनका एडमिशन कंफर्म होना या फीस जमा हो जाना और जो दूसरी जानकारियां हैं वो उनसे साझा करते हैं। तीसरी बात जो मैंने बताई कि जब वो फीस जमा करें तो ये इंश्योर करें कि उनका जो फीस है वो उनके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से सबमिट हो। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी अपनी एडमिशन फीस सबमिट करते हैं और एडमिशन फीस सबमिट हो जाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना किसी और जगह उनका एडमिशन हो जाए और विद इन टाइम लिमिट जो भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस हैं उसके तहत वो अपनी फ़ीस विड्रा करना चाहें। तो जब रिफ़ंड का बात आती है तो बहुत बार विश्वविद्यालय तो फीस का रिफ़ंड कर देता है लेकिन वो विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचती है। इस तरह की क्वेरीज हमारे पास बहुत सारी आती हैं और उसकी जो मुख्य वजह है, मुख्य कारण है, वो यही रहता है कि जो विद्यार्थी फीस सबमिट करते हैं वो हो सकता है साइबर कैफ़े वाले अपने जो अकाउंट्स हैं उससे करें और उनसे शायद कम या ज़्यादा जो भी रहे वो उनसे चार्ज करते होंगे तो फीस वो वहाँ चली जाती है। तो ये 2-3 बातें इंश्योर करें। इसके अलावा जब हम एडमिशन्स की बात करते हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, आपके जो पोस्टल एड्रेस हैं, आपके जो पिन कोड हैं, आप जो रीजनल सेंटर आइडेंटिफाई करेंगे अपना, आप जो अपना स्टडी सेंटर आइडेंटिफाई करेंगे, वो पहले ही उनके कोड्स, उनके नेम्स वो आप एक साइड पर नोट करके रखें और जैसे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करते जाएंगे वो डिटेल उसमें डालते रहें। और जब मैं बात करता हूं कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो फोटोग्राफ है, उसका जो PDF फॉर्मेट आप बनाते हैं तो उसका एक साइज़ होता है, उस साइज़ में उसको कंसाइज रीसाइज करके रखें ताकि उसको अपलोड करने में आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और वो आसानी से अपलोड हो जाएं वेबसाइट पर और आपकी जो एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है वो आसानी से पूरी हो जाए। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं एडमिशन के टाइम पर, तो आपको थोड़ी कम असुविधा होगी। और मेरा हमेशा अपने विद्यार्थियों से यह रिक्वेस्ट रहती है कि एडमिशन्स लेने से पहले आप हमारी जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है, जो जानकारियां आपके प्रोग्राम से संबंधित हैं, आप उनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि प्रोस्पेक्टस अपने आप में इतने अच्छे तरीके से लिखी गई है कि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं। उनको पढ़ने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी फ़ोन कॉल करने की या ईमेल लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनकलकेट करें पढ़ने की आदत, क्योंकि डिस्टेंस मोड में पढ़ने की आदत को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और ये एक एसेंशियल भी है। आप अगर तल्लीनता से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपके एडमिशन से रिलेटेड, कैसे आपको प्रोग्राम में आगे पढ़ना है, वो सब हमारी कॉमन प्रोस्पेक्टस जो है उससे मिल जाएंगी। और जो भी बाकी की आगे की जानकारियाँ हैं एडमिशन लेने के बाद की, वो सब आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल के ज़रिए आपको मिलती रहेंगी। ये हो गई एडमिशन की बात। आज हम जिस प्रोग्राम के जिस उद्देश्य से आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं वह है एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातें। आप सबको पता है, जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, कि विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन भी वर्ष में 2 बार कराता है, जिनको हम टर्म एंड एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। पहला टर्म एंड एग्जामिनेशन वर्ष के जून माह में होता है और
करीब करीब 40-45 दिन यह एग्जामिनेशन की प्रक्रिया चलती है। और दूसरी जो एग्जामिनेशन होता है वो दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन कहलाता है, वह भी 40-45 दिन की ड्यूरेशन तक चलता है। तो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर मनोरमा सिंह, उनका एक बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है, जो अभी आजकल हेड कर रही है हमारे रीजनल सर्विसेज डिवीज़न को, जो एक अम्ब्रेला बॉडी है हमारे 57 रीजन सेंटर्स को दिशा निर्देश जारी करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद अपने टेन्योर में बहुत सारा वक्त रीजनल डायरेक्टर्स का कई रीजनल सेंटर्स पर निभा चुकी हैं दायित्व। तो मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा अच्छी जानकारी हमारे विद्यार्थियों को और कोई दे नहीं पाएगा, और ये हमारा सौभाग्य है और हमारे विद्यार्थियों का भी ये एक उनका गुड लक है कि आज प्रोफेसर मनोरमा सिंह हमारे साथ उपलब्ध हैं और वो बहुत सारी जानकारियां हमारे विद्यार्थियों से बताएंगी अपने अनुभव के तौर पर। मैडम, आपका स्वागत है। जी भावना जी। मैडम, सर ने एकदम सही बात कही, जो हम सभी जानते हैं कि आपने रीजनल सर्विसेज डिवीजन का चार्ज लिया है एंड यू कम विद सच अ वास्ट एक्सपीरियंस एट द रीजनल सेंटर्स। सो क्योंकि हमारा आज का एग्जामिनेशन स्पेशल है, तो हम सीधे इसी मुद्दे पर आते हैं जिसका विद्यार्थी बेसब्री से शायद इंतज़ार कर रहे होंगे कि एग्जामिनेशंस हमारे किस तारीख से शुरू हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, और एग्जामिनेशंस की टाइमिंग्स क्या होती हैं। अक्सर हमारे विद्यार्थी दिन देख लेते हैं और उनको ये नहीं पता कि सुबह और शाम दोनों समय होती हैं। उसकी तकलीफ भी कई बार हमारे विद्यार्थी हमें रिपोर्ट कर चुके हैं, तो हम वो क्लैरिटी दे देते हैं उनको। थैंक यू सो मच भावना जी। जैसा भारत भूषण जी ने भी बताया कि एग्ज़ाम हमारे यहाँ जून और दिसंबर साल में 2 बार होते हैं। तो जून 25 टर्म एंड एग्ज़ाम हमारा, इसका हम लोग टर्म एंड एग्ज़ाम कहते हैं। टर्म एंड एग्ज़ाम 12 तारीख से शुरू हो रहा है, 12 जून से ये शुरू हो रहा है और 19 जुलाई तक हमारा ये एग्ज़ाम चलेगा। तो इसके लिए जो विद्यार्थियों को, जो एग्जामिनीज हमारे हैं, उनको बहुत केयरफुल रहना है और कुछ अपनी एक चेकलिस्ट उनको बना लेनी है और उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली उनको काम करना है। जैसे भावना जी अभी आपने बताया कि इसका टाइमिंग क्या है जी। तो एग्जामिनेशन हमारे हमेशा 2 शिफ्ट में होते हैं, जिसको हम लोग फोरनून और आफ्टरनून शिफ्ट कहते हैं। फोरनून शिफ्ट हमारा 10 बजे से 1 बजे तक होता है। जो फोरनून शिफ्ट है वो 10 बजे से 1 बजे तक होता है और आफ्टरनून शिफ्ट हमारा 2 बजे से 5 बजे तक होता है। लेकिन जो भी एग्जामिनीज हैं, एग्जामिनेशन हॉल में अपना क्वेश्चन पेपर पे टाइम देखेंगे कि एग्जैक्टली टाइम कितना है। कभी कभी हमारे कुछ 1 घंटे के पेपर होते हैं, कुछ 2 घंटे के पेपर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी टाइमिंग होंगे। तो ये देखना विद्यार्थियों के लिए, एग्जामिनीज के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ जो डूज एंड डोंट्स हैं हमारे एग्जामिनीज के लिए, हमारी जो डेट शीट है वो ऑलरेडी इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in, इस पे अगर हमारे विद्यार्थी जाएंगे और स्टूडेंट जोन में जाएंगे, स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे, तो उनको डेट शीट मिल जाएगी। और हॉल टिकट भी जारी हो चुके हैं, वो भी उनको इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके वो देख लें कि किस किस तारीख को उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। जैसे भारत भूषण जी ने अभी बताया था कि एक कॉपी में और एक डायरी में सारी चीज़ें नोट करें, तो हम अपने एग्जामिनीज से भी यही कहेंगे, जिस उनके हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, ये दोनों पर्यायवाची हैं। कभी कभी हम लोग कन्वेंशन सिस्टम में एडमिट कार्ड कहते हैं और इग्नू में इसको हॉल टिकट कहा जाता है। तो हॉल टिकट में जो डेट्स मेंशन हैं वो डेट देख लें, जो टाइम मेंशन है वो टाइम मेंशन देख लें, अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर वो भी देख लें कि कहाँ उनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। ये सारी चीज़ें नोट करके अपनी डायरी में लिख लें। फिर एग्ज़ाम के दिन एटलीस्ट 1 घंटे पहले अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे हॉल टिकट
और इग्नू द्वारा जो उनका आइडेंटिटी कार्ड है वो आइडेंटिटी कार्ड लेकर के अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये शुरुआत तो हो गई कि हम विद्यार्थियों को ये बता देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें। आप एग्ज़ाम सेंटर कितने बजे पहुँचें, जब एग्ज़ाम आपका 10 बजे है तो आप कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचें। ये आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। वैसे बातचीत करने में लगता है कि ये जनरल जानकारी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे, खास तौर पे वो विद्यार्थी जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे सिस्टम में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये शुरुआत है। इसके आगे हम ये भी जानना चाहेंगे मैडम से कि जब एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं हमारे विद्यार्थियों को, हालांकि हॉल टिकट देखेंगे तो शायद उसमें दिशा निर्देश जो हैं उससे पता चलेगा, फिर भी हमें आज ये बता देना चाहिए कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को, कि क्या ले जा सकते हैं हॉल में, क्या नहीं ले जा सकते। ये बहुत ही हमारे एग्जामिनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी हम लोगों ने बातचीत की कि एग्जाम सेंटर पे कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचे और वहां पहुंच के सबसे पहले नोटिस बोर्ड पे सिटिंग प्लान देख लें। सिटिंग प्लान लगा रहता है, सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली अपना रूम देख लें कि किस रूम में उनकी सीट लगी हुई है। और जब भी एग्जामिनेशन हॉल पे जाएं तो उनके पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स मीन्स अगर वो बुक ले गए हैं या कोई कुछ पेपर्स उनके पास हैं, ये सारी चीज़ें बाहर निकाल करके रख दें। एक पेंसिल बॉक्स उनके पास होना चाहिए और इग्नू का हॉल टिकट और इग्नू का ही आइडेंटिटी कार्ड लेकर के ये जाएं। और इनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसको भी बाहर जमा करने की जगह होती है हर एग्जामिनेशन सेंटर पे। मोबाइल फ़ोन को जमा कर दें, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है तो उसको जमा कर दें, और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उनके पास है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर इन्विजिलेटर ने अगर उनके पास कोई भी इस तरह की चीज़ पाई गई तो उनके एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट भावना जी एक चीज़ उसमें ये है कि क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिल जाता है और उसके बाद उनको आंसर स्क्रिप्ट मिल जाती है। 10 बजे का एग्ज़ाम है तो 10 बजने में 5 मिनट पहले उनको आंसर स्क्रिप्ट मिल जाती है। उस आंसर स्क्रिप्ट में अपना नाम, अपना एनरोलमेंट, अपना एग्जामिनेशन सेंटर, एड्रेस, जो भी कॉलम्स हैं उसको बड़ी सावधानी पूर्वक भरें। अपना नाम साफ साफ अक्षरों में लिखें, अपना एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि कोड होता है तो उस कोड को बहुत साफ साफ लिखें, क्योंकि कोड में अगर जरा भी गलती हो जाएगी तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम किसी दूसरा कोड पे, किसी दूसरे सेंटर पे है, कोड कहीं और का आपने डाल दिया। तो अपना हॉल टिकट देख लें और उसके अकॉर्डिंगली कोड लिखें। बिल्कुल। अपना एनरोलमेंट नंबर जैसा हम लोग जानते हैं कि इग्नू में यूनिक होता है और हर विद्यार्थी का अपना एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर है जो उसने जब एडमिशन लिया है तब से वो एनरोलमेंट नंबर उसको मिलता है, और जब तक वो इग्नू से एग्जिट नहीं हो जाता, कहने का मतलब है जब तक वो पास आउट नहीं हो जाता तब तक वो एनरोलमेंट नंबर उसी का है। तो अपना एनरोलमेंट नंबर, जो बॉक्सेस बने हैं एनरोलमेंट नंबर की जगह, वहाँ साफ साफ अक्षरों में अपना एनरोलमेंट नंबर लिखें। कभी कभी जल्दी में क्या होता है, बच्चे करते हैं 0 को 9 की तरह बना देते हैं, 1 को 7 की तरह बना देते हैं। तो ये सब गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से कभी कभी उनकी कॉपीज चेक नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास 9 डिजिट के भी एनरोलमेंट नंबर होंगे। वैसे तो अब हमारा एनरोलमेंट नंबर 10 डिजिट का है तो 9 डिजिट के भी एनरोलमेंट नंबर होंगे, तो उनको 9 डिजिट लिखने हैं और लास्ट में उनको क्रॉस कर देना है। 9 डिजिट लिखने के बाद लास्ट में क्रॉस कर देना है। आगे 0 लगाना या पीछे 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। और विद्यार्थी हमारे एग्जामिनीज ये भी देख लें कि उनकी कॉपी पे इन्विजिलेटर ने साइन किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्विजिलेटर के अगर सिग्नेचर भी छूट गए
तो जब कॉपी हमारी इवैल्यूएट होती है तो उस समय एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इवैल्यूएटर के सिग्नेचर नहीं हुए हैं, तो इन्विजिलेटर से सिग्नेचर करा लें। और जब अटेंडेंस शीट बच्चों के पास आती है साइन करने के लिए, हर एग्जामिनेशन सेंटर पे अटेंडेंस शीट होती है बच्चों की, जब आती है तो ये देखें कि उनका जहाँ नाम लिखा हुआ है वहीं पे, जहाँ उनका नाम और एनरोलमेंट नंबर है वहीं पे सिग्नेचर करें। कभी कभी बच्चे ऊपर नीचे सिग्नेचर कर देते हैं तो उससे गड़बड़ हो जाता है, और अपना सिग्नेचर करें और देख लें उसमें इन्विजिलेटर ने भी सिग्नेचर किए हैं कि नहीं किए हैं। बिल्कुल। वैसे तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभी किसी एक बच्चे के संग अगर छूट जाता है तो उस बच्चे को परेशानी हो जाती है। तो ये सारी सावधानी हमारे जो भी बच्चे हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में। बिल्कुल, ये तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये क्लैरिटी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अगर हमारे परीक्षार्थियों को होगी तो वहाँ पे जाके वो सिर्फ अपनी परीक्षा लिखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैडम, एक बात और है, हमारे पास अक्सर कुछ विद्यार्थियों की क्वेरी आती है कि यदि कोई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनकी कोई डिसेबिलिटी है जिसके कारण वो स्वयं एग्जाम नहीं लिख सकते, तो क्या उनको किसी प्रकार की मदद मिल सकती है? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि डिसेबल बच्चे जो हैं, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है जी। तो इन बच्चों के लिए हमारा सिस्टम क्या करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं जी। वो गाइडलाइन एग्जामिनेशन के समय, एक हमारा स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन भी मैदानगढ़ी में है जी। जो एग्ज़ाम को देखता है, वो सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता है, और अपने सारे रीजनल सेंटर्स को भी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि अगर इस तरह का कोई भी कैंडिडेट आपके पास आता है तो उसको किस तरह की सुविधा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उसके लिए, उसके अनुसार आपको सुविधाएं देनी है। और हमारे सारे एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट भी उसका पूरी तरह से उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई बच्चा परेशानी में है और उसकी 40% अगर उसकी डिसेबिलिटी है तो उसको राइटर भी मिलता है। तो राइटर लेने के लिए हमारे ऐसे बच्चों को अपने क्षेत्रीय केंद्र पे जाना होगा। हर जैसा हमारे स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि इग्नू में 57 रीजनल सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री हैं, तो हर विद्यार्थी का एक रीजनल सेंटर होगा और उसका एक अध्ययन केंद्र होगा जी। तो बच्चा अपने रीजनल ऑफिस में जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करेगा, और वहाँ से उनको जो है एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट को गाइडलाइंस दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इस बच्चे को आप राइटर प्रोवाइड कर दीजिए, और राइटर की भी गाइडलाइंस होती है कि किस तरह का राइटर होना चाहिए। तो ये सुविधा हमारे सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे उपलब्ध है। और दूसरी चीज़, अगर कोई फिजिकली चैलेंज बच्चा है जो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता है, उसके लिए हम लोग सारे एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट से कहते हैं कि इस तरह के बच्चों के लिए ग्राउंड फ्लोर पे एग्ज़ाम कराया जाए, जिससे उसको कोई समस्या ऊपर चढ़ने में ना हो। तो सारी सावधानियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स फॉलो करते हैं। और समय समय पे हम लोग हमेशा जो हमारे रीजनल सेंटर्स पे रीजनल डायरेक्टर्स हैं और हमारे और एकेडमिक्स हैं, स्टाफ हैं, ये सब अपने एग्जामिनेशन सेंटर को मॉनिटर करते हैं, वहाँ जाते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, और एग्ज़ाम के पहले भी जाकर के एक बार निरीक्षण करते हैं कि वेन्यू हमारा कैसा है, प्रॉपर लाइट है कि नहीं है, पीने की सुविधा है कि नहीं है, पानी पीने की सुविधा है कि नहीं एग्जामिनर्स की। तो सारी सुविधाओं को पहले से हम लोग ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कराते हैं। तो देखिए परीक्षार्थियों, हमारी तरफ से ये सारा काम अभी चल रहा है। सारे परीक्षा केंद्रों पे इस तरीके की जांच अभी चल रही है, क्योंकि बस एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। तो कई बार इस तरह के फ़ोन कॉल्स और पर्सनली भी विद्यार्थी हमारे स्टूडेंट सर्विस सेंटर पर आते हैं और यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि हमें एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, हमारे अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, और क्या कोई तरीका है कि जिससे हम ये पूर्ण विश्वास हो जाए हमें कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। मैं हमेशा विद्यार्थियों को बताता हूँ
कि सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने का, वह तो गहन अध्ययन ही है। और जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है, तो जब हम परीक्षाओं की बात करते हैं तो परीक्षा से तो सभी को डर लगता है। बल्कि मैं कहूँ तो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि परीक्षाओं से तो भगवान भी डरते हैं जी। तो लेकिन इतने डरने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होते हैं, मैं ये बार बार कहता हूँ कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो सब के सब हमारी गुड रीडिंग हैबिट्स पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें स्टूडेंट्स फेस टू फेस मोड में नहीं हैं, वो हमसे एक डिस्टेंस पर होते हैं। और उस डिस्टेंस को गैप करने के लिए जो बेसिक स्टे है वो हमारा कोर्स मटेरियल है। अगर विद्यार्थी उस कोर्स मटेरियल को ही बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो उस कोर्स मटेरियल में एक टीचर इनबिल्ट होता है। और जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासरूम टीचिंग में जब विद्यार्थी अपने टीचर्स के सामने बैठे होते हैं, वो सभी पेडागोगिकली हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं अपने स्टडी मटेरियल में राइटिंग के माध्यम से। तो जहाँ तक टीचिंग लर्निंग पेडागोगी की बात अगर हम डिस्टेंस मोड में करें, तो जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसकी 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली तो ये होती है कि जो कोर्स मटेरियल है हमारा, वो एक सेल्फ कंटेंट फॉर्मेट में लिखा होता है। मतलब उसमें इतना कंटेंट रहता है कि जितना आपको जानने की मिनिमम जानने की आवश्यकता होती है एक कोर्स के लिए, एक यूनिट के लिए। उसके बाद उसमें सेल्फ डायरेक्टिव होता है। वो अगर आप एक यूनिट पढ़ लें तो आपको उसके बाद क्या करना है उसकी डायरेक्शंस उसमें लिखी होती हैं, दर्ज होती हैं, जो एक टीचर का काम होता है क्लासरूम टीचिंग में। तो वो हमारे स्टडी मटेरियल में रिटन में लिखा होता है कि अब विद्यार्थी को कैसे आगे बढ़ना है। इसके बाद हमने जो विद्यार्थी सभी कन्वेंशनल मोड से आए होते हैं, वो देखेंगे कि विद्यार्थी से क्लासरूम के बीच बीच में टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस बात को हमने सब्स्टिट्यूट किया है कि हर यूनिट के बाद कुछ प्रश्न जो उस कोर्स मटेरियल को पढ़ने के बाद, उस यूनिट को पढ़ने के बाद विद्यार्थी से एक्सपेक्ट होते हैं, वो उसमें लिखे होते हैं। तो विद्यार्थी उन क्वेश्चंस के अगर आंसर दे पाते हैं तो इसका मतलब उन्होंने वो यूनिट ठीक से पढ़ लिया है। उसको हम कहते हैं सेल्फ इवेल्युएटेड। उसके बाद सेल्फ डायरेक्शनल हो गया, सेल्फ इवेल्युएटिव हो गया, सेल्फ कंटेंट हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो गया। क्योंकि यहाँ पर कोई टीचर आपके सामने उपलब्ध नहीं है। आपको स्वयं ये प्लान करना है कि हमें कब कौन सा कोर्स मटेरियल, कौन सा यूनिट, कितनी देर तक पढ़ना है। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी रहना है। और जब आप ये कोर्स मटेरियल पढ़ लेते हैं, पूरा ब्लॉक, पूरा यूनिट, वो किताब, तो आप पाएंगे कि हर एक कोर्स मटेरियल के बाद में कुछ प्रश्न रहते हैं। उन प्रश्न का आप आंसर दें, लिखें और लिख करके अपने पास रखें। यह एक बात हुई। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो होती है विद्यार्थियों के लिए असाइनमेंट सबमिशन। क्योंकि एक कंटिन्यूअस असेसमेंट की जो प्रक्रिया है वो डिस्टेंस एजुकेशन में फॉलो होती है, जिसको सब्स्टिट्यूट किया है कन्वेंशन सिस्टम के। जो हम क्लासरूम टीचिंग में कभी एग्जामिनेशन होते हैं, कुछ असाइनमेंट लिखे जाते हैं, कुछ टर्म पेपर लिखे जाते हैं या क्लास टेस्ट हो जाते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको असाइनमेंट्स लिखने होते हैं। हर एक कोर्स के लिए, हर एक पेपर के लिए आपको एक असाइनमेंट लिखना है। और उस असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इग्नू के जो स्कूल्स की वेबसाइट हैं उस पर आपको जाकर के उन असाइनमेंट्स के 4-5 जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको लिखने हैं। और उन आंसर्स को लिखने के लिए आपको उस यूनिट को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। असाइनमेंट्स लिखने का जो मुख्य वजह है, उससे आपको यह भी प्रतीत हो जाएगा कि किस तरह की क्वेश्चंस फॉर्मेशन होती है, किस तरह से सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। और उन असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर आप उस स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद कर सकते हैं। तीसरी बात जो डॉक्टर भावना ने हमारे विद्यार्थियों के बिहाफ पे पूछनी चाहिए वो है कि वो कैसे प्रिपेयर करें एग्जामिनेशन के लिए भी और अच्छे मार्क्स के लिए भी। जी। बहुत बार विद्यार्थी पूछते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे,
हम कैसे तैयारियां करें। तो उसके लिए मैं बताऊं कि विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से हमारी जो वेबसाइट है www.ignou.ac.in, उस पर जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको हमने विद्यार्थियों के लिए एक आर्काइव करके रखा है। तो विद्यार्थी अपने कोर्स के अपने पेपर के हिसाब से विजिट कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आम तौर पर पूछे जाते हैं उनका पैटर्न का उनको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद ऐसा तो मेरा मानना है कि अगर विद्यार्थी ने जो कोर्स मटेरियल आपको उपलब्ध कराया गया है, अगर आपने वो पढ़ लिया ध्यानपूर्वक, तल्लीनता से, मेहनत के साथ, तो मेरा यह मानना है कि विद्यार्थियों को बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। और अगर फिर भी कई बार विद्यार्थियों को ऐसा होता है कि मुझे और भी इसके बारे में गहन अध्ययन करना है, तो विद्यार्थी देखेंगे कि हर एक कोर्स मटेरियल या यूनिट के बाद उसमें फर्दर रीडिंग्स का एक रेफरेंसेस लिखे होते हैं उसमें, कि अगर आपने ये कोर्स मटेरियल पढ़ लिया है और इसके बाद अगर आप कुछ और ज़्यादा अध्ययन गहनता के साथ इसमें करना चाहें तो आप कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सी किताबें इसमें पढ़ सकते हैं। और वह किताबें आप जो आपका रीजनल सेंटर है वहाँ की लाइब्रेरी या फिर किसी भी कॉलेज विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। और मेरा ऐसा भी मानना है कि देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में आप जा सकते हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ में रखें, इग्नू का आई कार्ड दिखाएं, रीजन सेंटर के लाइब्रेरी में जा ही सकते हैं। उसके अलावा किसी भी विश्वविद्यालय में या कॉलेज की लाइब्रेरी में भी आपको परमिशन मिल जाएगी। और फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो अपने रीजन सेंटर से आप एक एप्लीकेशन लिख करके उसमें परमिशन ले करके आप उस किसी भी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में अध्ययन कर सकते हैं। और ऐसा करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पक्की बात है अच्छे अंक उनको आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो विद्यार्थियों, आशा है आपने ये सब बातें नोट कर ली होंगी, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि जो भी आपको एक्सपर्ट्स एक फील्ड के जो हैं वो गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस को आप भूलें नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आपका एडमिशन करा के एग्जामिनेशन कराने के लिए मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लर्निंग पूरी करें, और लर्निंग का प्रोसेस जो है वो एग्जामिनेशंस के अलावा भी चलता रहता है। जब आप पूरे सत्र में, जब आप अभी जैसे जुलाई में एडमिशन लेंगे तो पूरे सत्र भर आपका लर्निंग का प्रोसेस जारी रहेगा। तो उस लर्निंग में हम आपके भागीदार बने रहना चाहते हैं, इसीलिए आपको सही दिशा निर्देश, सही गाइडेंस देना हमारा कर्तव्य है और हम वो हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास अक्सर कुछ विद्यार्थी, खास तौर पे मैडम कुछ जो हमारे यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज के पर्सनल होते हैं, उनका अक्सर ऐसा परिस्थिति पैदा हो जाती है कि उन्होंने अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरा और फिर उनकी सर्विस की तरफ से कोई ऑर्डर आ गया और उनको अपने स्टेशन से कहीं बाहर जाना पड़ जाता है। अब उसमें ऐसी स्थिति होती है, या तो वो अपने एग्जामिनेशंस को फोरगो करें या फिर विश्वविद्यालय से रिक्वेस्ट करें कि हमें एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने दिया जाए। जी। तो ऐसे में वो क्या करें? इसके पहले जो भारत भूषण जी ने एक टिप्स दिए हैं कि कैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, उसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। ज़रूर। कि जैसे आपने बताया कि जो हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल है उसको बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो हमारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको देख लेंगे, 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स, और तल्लीनता से पढ़ेंगे। उनके अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए और अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में अगर एग्ज़ाम देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर क्वेश्चन के लिखा रहता है कि इतने शब्दों में लिखना है जी। 1000 शब्दों में, 500 शब्दों में, 200 शब्दों में, सबकी लिमिट दी रहती है कि इतने शब्दों में लिखना है। लेकिन एज ए लर्नर, एज ए एग्जामिनी हम लोग क्या करते हैं, जो जितना ज़्यादा आता है उसको लिख देते हैं। अगर 200 वर्ड का क्वेश्चन है तो हम उसमें 500 वर्ड में लिख देंगे और बहुत सारे पेजेस भर देते हैं।
जी। तो ऐसा नहीं करना है, जितने की लिमिट हो, 200 है तो 225 का हम लिख सकते हैं। और जितने भी हमारे एग्जामिनीज, हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको ये भी बता दें कि अब बी आंसर स्क्रिप्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। जी। बी आंसर स्क्रिप्ट का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। एक ही आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी और उसी आंसर स्क्रिप्ट में पूरे क्वेश्चंस ख़त्म करने हैं। तो इसीलिए अपने जो प्रश्न हैं उनको लिमिट करें शब्दों में, जितना क्वेश्चन पेपर में दिया है उसके हिसाब से, और थोड़ी सी अंडरलाइनिंग वगैरह कर दें तो अपने आप आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। और जैसा सर ने भी आपको बताया कि आपको पढ़ना है और इन बिटवीन द लाइन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको पढ़ना है, और तभी आप अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें भावना जी, जो अभी आपने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं जी। तो जो हमारे ये जून 25 टर्म एंड एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर पाएँ जी। इसलिए एग्ज़ाम सेंटर भरते समय, बहुत समय तक एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक रहता है, भरते समय हमें ये देख लेना है कि हमें टेंटेटिवली किस डिस्ट्रिक्ट में रहना है, और वहाँ पे हमें एग्ज़ाम सेंटर, कोई ना कोई सेंटर ऐसा इग्नू का मिल जाता है जहाँ इग्नू एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। बिल्कुल। तो इसके लिए थोड़ा पहले ही हमें केयरफुल होना पड़ेगा कि एग्ज़ाम सेंटर हम कहाँ का भरें। नॉर्मली इग्नू अक्रॉस द कंट्री और विदेशों में भी हमारे जो लर्नर सपोर्ट सेंटर्स वहाँ पे हैं, एक साथ एग्ज़ाम कराती है। तो एग्ज़ाम सेंटर चेंज का इस बार प्रोविज़न नहीं है जी। तो एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होगा। अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रह करके आपको जो आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हुआ है उसमें ही एग्ज़ाम देना है। कभी कभी ये होता है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3-4 एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, तो अगर एग्जामिनीज ने ज़्यादा नंबर में, जो सीटिंग कैपेसिटी हर एग्ज़ाम सेंटर की होती है, 800 की सीटिंग कैपेसिटी, 1200 की सीटिंग कैपेसिटी, उससे ज़्यादा अगर एग्जामिनीज भर देते हैं तो उनको पास का एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। तो जो भी एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हुआ है, पहले हमारे एग्जामिनीज ये देख लें, जैसे हम लोग भरते कोई सेंटर है, आ जाएगा कोई सेंटर। दिल्ली शहर में ही बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम सेंटर हैं, तो दिल्ली के बाहर बच्चे को नहीं जाना है, दिल्ली में ही एग्ज़ाम देना है। नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर उसको अलॉट कर दिया जाता है अगर सीटिंग कैपेसिटी पहले एग्ज़ाम सेंटर की भर गई हो तो। इसलिए सबसे पहले जब अपना हॉल टिकट आप डाउनलोड कर लें तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लें कि कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर है। इसको देखना बहुत ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप प्रिकॉशंस लेकर के, जो भी एग्ज़ामिनेशन में आपको प्रिकॉशन लेने हैं वो प्रिकॉशन लेके आप एग्ज़ाम देने अपने सेंटर पे जा सकते हैं। जी, ये बहुत धन्यवाद मैडम, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट सर्विस सेंटर में बहुत ऐसी रिक्वेस्ट्स आती रहती हैं जिसमें परीक्षार्थी ये जानना चाहते हैं कि या तो गलती से गलत एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ हो गया, या उन्होंने जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किया उस जगह पे किसी इमरजेंसी की वजह से वो अभी नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे में ये जानकारी पहले से होना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होगा, तो बहुत सोच समझ के सारी स्थिति को देख परख के वो भर सकेंगे। और ये भी है कि हम लोग साल में 2 बार इग्नू एग्ज़ाम कराती है। अगर जून में एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं तो दिसंबर में एग्ज़ाम दे दें, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू ने दे रखी है। जी हाँ, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा कि मैं डॉक्टर भारत भूषण जी की ही बात को कोट करना चाहूँगी। हमारे काफ़ी एपिसोड्स में सर ने ये बोला है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रिविलेज नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका मतलब मेरा ख्याल है हमारे विद्यार्थी समझते होंगे। ऐसे वक्त पे ही इस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज किया जा सकता है, जैसा एग्जाम सेंटर चेंज करने का प्रोविजन विश्वविद्यालय ने अभी नहीं रखा है, पहले बहुत दिनों तक था। और फ्लेक्सिबिलिटी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है उसको यूज़ तब करना चाहिए एक्सीजेंसी केसेस में। अब अगर किसी भी कारणवश उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त अपना एक एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लिया और जब एग्ज़ाम की टाइम आया तो उनको वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए, उस केस में मैक्सिमम ड्यूरेशन रहते अगर विद्यार्थी चाहें तो जो साल का जो दूसरा टर्म एग्जामिनेशन है उसमें फॉर्म भर के और वेल कंसिडर्ड
अपना प्लान करके कि हाँ मैं यहाँ रहूँगा इस दौरान, उसमें करें। दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेबल जॉब है तो मैं चाहूँगा कि विद्यार्थी सोच लें कि मैंने बताया शुरू में कि 2 तरह के पाठ्यक्रम हैं, एक तो ट्रेडिशनल ओडीएल मोड है और दूसरा है ऑनलाइन मोड जी। तो हम जो ट्रेडिशनल ओडीएल मोड है उसमें 300 से ज़्यादा प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं और जो ऑनलाइन प्रोग्राम हैं उसमें 45 से ज़्यादा प्रोग्राम हम ऑफ़र करते हैं, सर्टिफिकेट से लेकर के यूजी पीजी तक। तो अगर विद्यार्थी ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ेंगे विश्वविद्यालय से तो उनकी जो एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी ऑनलाइन ही रहती है। हाँ, ऑनलाइन प्रक्रिया में विद्यार्थियों को एक सुविधा एडिशनल दी गई है कि अगर वो चाहें तो कुछ पाठ्यक्रमों में पेन पेपर भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स नहीं है कि जिन लोगों ने ओडीएल में किया कि वो ऑनलाइन देना चाहें जी, तो फिलहाल ये सुविधा नहीं है। लेकिन जब किसी का बहुत हाईली ट्रांसफरेबल पोजीशन है तो वो ऑनलाइन के बारे में सोच सकते हैं जी। हमारे साथ सर एक कॉलर जुड़े हैं हरियाणा से, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम गौरव है। जी गौरव जी, आप अपना प्रश्न बताइए। जी मैंने आपके ये पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट में एडमिशन लिया था। जी मैम मेरी अब तक एक भी क्लास नहीं लगी और यूट्यूब पे जो आपका चैनल है जी, इस पे सिर्फ मेरे कोर्स की 4 वीडियो ही अपलोड हो रखी हैं। ओके। और जैसे मैम ने अभी बताया कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर कीजिए 5 जी। साल के, हाँ जी, तो मैम आपकी वेबसाइट पे वो भी सिर्फ 1 साल के ही पड़े हैं, तो ऐसे में मैं अपनी तैयारी कैसे करूं? हाँ जी। इग्नू की वेबसाइट पे ई ज्ञान कोश में भी हमारे पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वेबसाइट पे। मैम मैंने चेक किए हैं वहाँ पे, जैसे आपके दिखाते हैं तो सिर्फ 1 साल के ही है, मैंने सारे ईयर देख लिए, नहीं मिले मेरे को। और गौरव जी, मैडम ने अभी आपको बताया कि इग्नू की वेबसाइट पे ई ज्ञान कोश हमारी एक डिजिटल रिपॉजिटरी है हमारे स्टडी मटेरियल की, उसमें पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। आप ई ज्ञान कोश पे जाकर चेक करें। ठीक है मैम, थैंक यू। जी, उसके अलावा आपको अगर 1 साल का क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पता लग जाए। बाकी तो जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ने से ही आपके मार्क्स आने वाले हैं, उसको पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी आपके फर्स्ट क्लास मार्क्स आएंगे। ठीक है गौरव जी, आपको मेरा ख्याल है जवाब मिल गया आपके प्रश्न का। जी, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो जैसे गौरव जी ने पूछा, मुझे खुशी है कि उनके माध्यम से हमारे और जो परीक्षार्थी हैं उनको भी ये जानकारी मिली कि हमारे ई ज्ञान कोश में बहुत जैसे कोश है वो एक बहुत जानकारी है हमारे विद्यार्थियों के लिए। इट इज़ अ ह्यूज रिपोजिटरी नॉट ओनली ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल बट ऑल्सो ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ पास्ट ईयर्स। तो हम चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी इस सुविधा का अवश्य लाभ उठाएं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हम 5 साल का ही रहेगा, उसमें 3 साल का हो सकता है, उसमें 2 साल का भी हो सकता है। जो पर्पस है वो है कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट किस तरह का रहेगा। बिल्कुल, ये तो नहीं होता कि अगर जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से क्वेश्चन आने, ऐसा नहीं है, है ना। वो तो जो हमारा स्टडी मटेरियल है, हम जो बच्चों को मुहैया कराते हैं उसमें से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर विद्यार्थी उसी कोर्स मटेरियल को बहुत ही गहनता से, तल्लीनता से, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उनके मार्क्स तो अच्छे आने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे ये ध्यान में आ रहा है, हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की, मैं उनको ध्यान में रखते हुए ही सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से। तो एक तो ये है कि विद्यार्थी अक्सर ये जानना चाहते हैं, एग्ज़ाम से पहले ही हमारे पास काफ़ी फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स आते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स तो हुए ही नहीं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कब होंगे, हमारा तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है।
तो हम उनको अक्सर बताते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स बाद में होंगे, बट वो कन्विंस नहीं होते हैं, शायद इसलिए कि अक्सर स्कूल लेवल पे 10th और 12th के लेवल पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स पहले हो जाते हैं और एग्ज़ाम्स थ्योरी एग्ज़ाम्स बाद में होते हैं। तो उसके बारे में मैडम थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को बता के फिर आगे बढ़ा जाए। जी, सबसे पहले तो जितने भी हमारे विद्यार्थी दर्शक इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हर प्रोग्राम की एक प्रोग्राम गाइड होती है जी। उस प्रोग्राम गाइड को ज़रूर पढ़ लें और ये देखें कि उनको कौन कौन से कंपोनेंट्स करने हैं। प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, सेमिनार है, वर्कशॉप है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करती है। तो ये देख लें कि उनको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है और किस कोर्स में करनी है। जैसे BCA MCA के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जब हमारा ये टर्मेड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसके बाद प्रैक्टिकल्स हमारे कराए जाते हैं। तो और वैसे भी जो हमारे एनुअल प्रोग्राम हैं, क्योंकि जैसा हमारे विद्यार्थी को पता होगा कि 6 महीने के प्रोग्राम इग्नू में हैं, 1 साल के हैं, 3 साल के हैं, तो जो एनुअल प्रोग्राम्स हैं उनका भी एग्ज़ाम के बाद अगर 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो एग्ज़ाम्स के लिए उनको या तो अपने क्षेत्रीय केंद्र पे समय समय पे वहाँ से जानकारी लेनी चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आजकल सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हर रीजनल सेंटर का अपना फेसबुक पेज है, अपना यूट्यूब चैनल है, तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, और जो हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके रखते हैं हर प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम वाइज वर्कशॉप व्हाट्सएप ग्रुप रहता है और उसमें वो जानकारी डाल देते हैं कि कब उनके प्रैक्टिकल शेड्यूल हो रहे हैं, कब उनकी वर्कशॉप हो रही है। तो सारी एक्टिविटीज़ इस तरह से लर्नर को मिल जाती है अगर वो थोड़ा सा जागरूक रहेगा तो। बहुत धन्यवाद मैडम। अब हमारा कार्यक्रम का समय समाप्त ही होने वाला है, पर उससे पहले मैं निवेदन करूंगी कि हम जाते जाते हमारे परीक्षार्थियों को न केवल उनके आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दें, पर कोई खास मैसेज जो आप दोनों एक्सपर्ट्स अपनी तरफ से देना चाहें बस तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात हम अपने एग्जामिनी से और कहना चाहेंगे कि बच्चे किस लैंग्वेज में वो अपनी आंसर स्क्रिप्ट लिखें। एग्ज़ाम में किस लैंग्वेज के, जैसे इंग्लिश में बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे ऑफर हो रहे हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के पास है कि वो हिंदी में आंसर दे सकते हैं जी। अगर कोई प्रोग्राम हमारा जिस लैंग्वेज में ऑफर हो रहा है, अगर गुजराती में ऑफर हो रहा है तभी हम गुजराती में उसकी आंसर स्क्रिप्ट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो बच्चे कभी कभी ये गलती कर देते हैं और कभी कभी जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं, लैंग्वेज के ही प्रोग्राम होते हैं, हिंदी का प्रोग्राम है तो हिंदी में उनको आंसर स्क्रिप्ट लिखनी है, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में लिखनी है। अगर गलत लिखेंगे तो उनकी कॉपी इवैल्यूएट नहीं होगी। और आने वाले एग्ज़ाम की सर हम लोग अपने सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और भारत भूषण सर अगर अपने विद्यार्थियों के संग उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो सर आप अपना मैसेज। मैं ज़रूर बहुत जल्दी से विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी एग्ज़ाम देते ही ये कहने लगते हैं मेरा रिजल्ट कब आएगा। जी। तो विश्वविद्यालय ने एक टाइम प्लान रखा हुआ है कि जब एग्जामिनेशन विद्यार्थी दे देते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि 40 दिन के अंदर अंदर उनके एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाए। जैसा मैं बताता हूँ कि विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, 10 लाख के करीब बच्चे हर सेमेस्टर में हमारे यहाँ हर 6 महीने में एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं और उनके लिए जो एग्जामिनेशंस का जो इवैल्यूएशन का जो बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हम कराते हैं। ये तो एक बात। दूसरी बात, विद्यार्थी कहते हैं कि जैसा मैंने पेपर लिखा था मेरे ऐसे मार्क्स नहीं आए हैं, तो मैं उनको इंश्योर करना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जैसे लिखते हैं उनके उस तरह के ही मार्क्स आते हैं। और जो टीचर्स इवैल्यूएटर्स हैं जो एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट बच्चों की इवैल्यूएट करते हैं वो सब के सब क्वालिफाइड टीचर्स हैं, एज़ पर UGC नॉर्म्स हैं और यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के हिसाब से उनको अपॉइंट किया हुआ है। फिर भी अगर विद्यार्थियों को लगता है कि मेरे मार्क्स और ज़्यादा आ सकते थे तो उनके लिए विश्वविद्यालय ने एक सुविधा रखी है कि रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर अंदर आप अपना रीवैल्यूएशन की एक विंडो है उस प्रोविज़न को यूज़ कर सकते हैं और आप अपना रीवैल्यूएशन का जो क्लेम है वो डाल सकते हैं। उसमें
फिर वो आपका आंसर स्क्रिप्ट किसी दूसरे टीचर से इवेल्युएट किया जाएगा और आपके जो मार्क्स हैं, जो भी ज़्यादा मार्क्स होंगे वो उसमें माने जाएंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं भी अपने सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि इस प्रोग्राम का समय ख़त्म हो रहा है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और चाहता हूं कि सभी अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण हों और विश्वविद्यालय को हमारे साथ और आगे ले जाने का काम करें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच to our experts for today's program, and to all our examinees, to all our students, all the very best for the upcoming exams. हम अगले एपिसोड में फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने चर्चा करने के लिए प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।